लगभग 340 ईस्वी पूर्व यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने अपनी पुस्तक ऑन द हेवंस में यह बात प्रस्तुत की कि पृथ्वी एक फ्लैट डिस्क की शेप की नहीं बल्कि एक स्फीयर की शेप की है। उससे पहले यह माना जाता था कि पृथ्वी एक फ्लैट डिस्क की शेप में है। अरस्तु ने अपनी पुस्तक ऑन द हेवंस में यह बात किस आधार पर कही? सबसे पहले उन्होंने यह जानकारी हासिल की कि चंद्र ग्रहण पृथ्वी के सूर्य व चंद्रमा के बीच में आने के कारण होता है और चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया सदैव गोल होती है। तो चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया गोलाकार तभी हो सकती है जब पृथ्वी गोलाकार हो, और अगर पृथ्वी एक फ्लैट डिस्क की शेप में है तो उसकी छाया लंबी फैली हुई और इलिप्टिकल शेप में होती। पृथ्वी स्फीयर शेप की ही होनी चाहिए। इस संबंध में यूनानियों के पास एक तर्क और भी था कि क्षितिज से आते हुए जलयान का पाल ही क्यों किसी को पहले दिखाई देता है और जहाज का ढांचा क्यों किसी को बाद में दिखाई देता है। अरस्तु का विचार था कि पृथ्वी स्थिर है तथा सूर्य, चंद्रमा, ग्रह और तारे गोल कक्षाओं में पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं। दूसरी शताब्दी में इसी विचार को एक संपूर्ण ब्रह्मांडीय मॉडल में टॉलमी द्वारा डिटेल से एक्सप्लेन किया गया। वह मॉडल था जियोसेंट्रिक मॉडल। जियोसेंट्रिक मॉडल में पृथ्वी केंद्र में स्थित थी और यह चारों ओर से 8 गोलों से घिरी हुई थी, जिनमें चंद्रमा, सूर्य, तारे तथा उस समय ज्ञात 5 प्लैनेट्स मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न स्थित थे। सबसे बाहरी क्षेत्र में स्थिर तारे शामिल थे जो एक दूसरे के सापेक्ष सदैव एक सी स्थितियों में स्थिर रहते हैं, लेकिन जो आकाश के आर पार साथ साथ घूमते हैं। अंतिम क्षेत्र से परे क्या है, ये कभी बहुत स्पष्ट नहीं किया गया। आकाश में खगोलीय पिंडों की स्थिति की भविष्यवाणी करने के लिए टॉलमी के मॉडल ने एक तार्किक रूप से सही प्रणाली प्रस्तुत की, लेकिन इन स्थितियों के सही पूर्वानुमान के लिए टॉलमी को यह धारणा परिकलित करनी पड़ी कि चंद्रमा एक ऐसे पाथ को फॉलो करता है जो इसे कभी कभी पृथ्वी के ज़्यादा पास ले आता है तथा कभी कभी बहुत दूर ले जाता है, जिसके कारण कभी चंद्रमा बहुत बड़ा दिखाई देता है तथा कभी छोटा दिखाई देता है। टॉलमी ने इस दोष को पहचान लिया, लेकिन फिर भी उसका मॉडल हालांकि पूरी तरह से तो नहीं, सामान्यतः स्वीकार कर लिया गया। ईसाई चर्च द्वारा इस मॉडल को उस तस्वीर के रूप में स्वीकार कर लिया गया जो बाइबल की धारणा के अनुरूप थी, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा लाभ यह था कि इसमें स्थिर तारों के क्षेत्र के परे स्वर्ग और नर्क होने की काफ़ी संभावना थी। कंपैरेटिवली इजी मॉडल सन 1514 में पोलैंड के एक पुरोहित निकोलस कॉपरनिकस के द्वारा दिया गया मॉडल हीलियोसेंट्रिक था। इस मॉडल के अनुसार सूर्य केंद्र में स्थित है तथा पृथ्वी और दूसरे ग्रह सूर्य के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूमते हैं। इस विचार को गंभीरतापूर्वक एक्सेप्ट करने में लगभग 100 साल व्यतीत हो गए। खास बात यह है कि कॉपरनिकस ने यह कंक्लूजन बिना किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के उपयोग से प्राप्त किए। वह घंटों तक अंतरिक्ष को निहारते रहते थे और मैथमेटिकल कैलकुलेशन से सही कंक्लूजन प्राप्त करने की कोशिश करते थे। जर्मनी के जोहान्स केपलर और इटली के गैलीलियो गैलीली, इन 2 खगोल शास्त्रियों ने कॉपरनिकस के सिद्धांत का समर्थन करना प्रारंभ कर दिया। अरस्तु व टॉलमी की थ्योरीज पर घातक प्रहार सन 1609 में हुआ। उस वर्ष गैलीलियो ने रात्रि के आकाश का एक टेलीस्कोप से ऑब्जर्वेशन करना प्रारंभ किया था। इस टेलीस्कोप का आविष्कार कुछ ही समय पहले हुआ था। जब गैलीलियो ने प्लैनेट जुपिटर को ऑब्जर्व किया तो उन्होंने पाया कि इसके साथ कई छोटे उपग्रह हैं जो इसकी परिक्रमा करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि हर ऑब्जेक्ट का पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना आवश्यक नहीं था। उसी समय जोहान्स केपलर ने कॉपरनिकस की थ्योरी में यह संशोधन किया था कि प्लैनेट्स एक कंप्लीट सर्कुलर पाथ पर चक्कर न लगाकर इलिप्टिकल पाथ पर चक्कर लगाते हैं, और अब पूर्वानुमान प्रेक्षणों से मेल खाने लगे थे। लेकिन केपलर इस विचार से लोगों को संतुष्ट नहीं कर सके कि मैग्नेटिक पावर के कारण ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सन 1687 ईस्वी में एक स्पष्टीकरण उस समय प्रस्तुत किया गया जब सर आइजैक न्यूटन ने अपनी पुस्तक फिलॉसफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका प्रकाशित की। इसमें न्यूटन ने न केवल यह थ्योरी प्रस्तुत की कि सेलेस्टियल बॉडीज स्पेस टाइम में किस प्रकार विचरण करती है, बल्कि इन गतियों को एनालाइज करने के लिए आवश्यक कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स को भी विकसित किया।
इसके अतिरिक्त न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को एक तार्किक आधार के रूप में स्वीकार कर लिया, जिसके अनुसार यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की ओर एक फोर्स से अट्रैक्ट होता है। यह फोर्स उतना ही स्ट्रांग होता है जितना ज़्यादा ऑब्जेक्ट का मास होता है और ऑब्जेक्ट एक दूसरे के पास होते हैं। कोपरनिकस के मॉडल ने टॉलमी के खगोलीय क्षेत्रों से मुक्ति पा ली और साथ ही इस विचार से भी कि यूनिवर्स की एक प्राकृतिक सीमा है।